हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी बीएल त्रिवेदी और मैं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये हमारा चैनल है। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ ही सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरा कोड यूज करिए त्रिवेदी 1। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे त्रिवेदी 1, आपको 10% का प्रॉफिट मिलेगा। साथ ही मेरे साथ साथ कई इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मेरे साथ साथ हिस्ट्री या फिर इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर के अलावा आप लोगों को बहुत सारी दूसरी बातें जानने को मिलेगी, जैसे पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, करंट अफेयर, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। लगभग 15,500 से ज्यादा वीडियोस या कोर्सेज हमारे पास उपलब्ध है। आप में से जो बच्चा आज पहली बार मेरी क्लास कर रहा है वो मेरे बारे में यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, माई सेल्फ बीएल त्रिवेदी, बेसिकली फ्रॉम राजस्थान, फेस आईएएस इंटरव्यू एंड रिटन 2 times आरएस मेंस एग्जामिनेशन। और जब मैंने ये एग्जाम्स दिए थे तब मेरे पास 2 ऑप्शन हुआ करते थे, एक हिस्ट्री और एक दूसरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहला हिस्ट्री और दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिस्ट्री मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से की है, एमए किया है हिस्ट्री में, और टीचिंग सिंस 2015 इन वेरियस कोचिंग पैन इंडिया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी और बिहार, कई जगह पे मैंने पढ़ाया है। राइट नाउ वर्किंग ऑन अ बुक विच इज ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो गया होगा। अब अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अनअकैडमी के पास 2 तरह के मॉड्यूल हैं, प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स। यूपीएससी यानी एक लंबी तैयारी, टेस्ट सीरीज की तरह, टेस्ट मैच की तरह। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप 1 ईयर, 2 ईयर या फिर 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लें मेरा कोड त्रिवेदी 1 यूज करने के बाद। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं त्रिवेदी 1 अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो 12 मंथ यानी 1 ईयर के लिए आपकी फी होगी 49,500, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा 10% लेस यानी 44,550। उसी तरह 2 साल का अगर एडमिशन लेते हैं तो 24 मंथ के लिए 72,000, लेकिन आपको मेरा कोड त्रिवेदी 1 यूज करने के बाद फी पे करनी पड़ेगी 64,800। अब प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, ये सब मिलते हैं। अगर आप आइकॉनिक कोर्स लेते हैं जो थोड़ा सा महंगा है, उसमें आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको एक्स्ट्रा मिलता है। अब कितना महंगा है या कितना अलग प्राइस है उसको हम देख सकते हैं। आइकॉनिक कोर्स के लिए अगर आप 1 ईयर के लिए अप्लाई करते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मंथली भी ले सकते हैं, चाहे वो प्लस कोर्स हो चाहे आइकॉनिक हो। तो आप अगर आइकॉनिक 1 ईयर के लिए लेते हैं तो यहाँ पे 69,500 रुपीज है। आइकॉनिक अगर मेरा कोड यूज करके लेंगे तो आपको 10% का प्रॉफिट होगा, और 69,500 की जगह आपको सिर्फ 62,550 रुपीज पे करने पड़ेंगे। 2 ईयर की अगर हम बात करें 24 मंथ की, तो आप 1,07,000 रुपए में इसको ले सकते हैं, लेकिन मेरा कोड यूज करेंगे तो 2 साल के लिए 96,300 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। मेरा कोड आप देख सकते हैं, सीधे त्रिवेदी 1, इसको आपको यूज करना है और अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेना है। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सारे टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको ये भी मौका मिलेगा कि मेंस की प्रैक्टिस कैसे की जाए, प्री की तैयारी कैसे की जाए, प्री और मेंस की एक साथ कैसे तैयारी की जाए, सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करके कैसे पढ़ा जाए, और कौन से सब्जेक्ट को किसके साथ पढ़ा जाए, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, भी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, सारी बातें आपको पता चल पाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो एक्चुअल में जीएस मेंस के पेपर के लिए हुए हैं। पिछली मेरी 2 क्लासेज आई होप आप देख चुके होंगे। पेपर 1 की क्लास, जिसमें पेपर 1 मेंस का कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, ये मैंने बताया था। उसके अलावा पेपर 2 के बारे में मैंने बताया है पिछली दूसरी क्लास में कि जीएस का जो पेपर 2nd है 250 नंबर का जो आता है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। और आज हम बात करने वाले हैं जीएस के अंदर पेपर 3rd की, खास करके मेंस में। और आप लोगों को सबको पता होगा कि यूपीएससी के मेंस में 1000 नंबर का जीएस आता है, और 1000 नंबर के जीएस के 4 पेपर होते हैं, 250, 250, 250, 250 नंबर के।
तो अभी तक हमने 500 नंबर के जीएस के पेपर यानी पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में समझा था। सिलेबस क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी किताबें पढ़नी है, तैयारी कैसे करनी चाहिए। अब हम यहाँ पे पेपर 3 के बारे में बात कर रहे हैं और पेपर 3 में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी मिलेगा, उसके अलावा बायोडायवर्सिटी के और एनवायरमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे और डिजास्टर मैनेजमेंट मिलेगा। इंटरनल सिक्योरिटी भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें डिटेल में कि क्या सिलेबस है यूपीएससी के 3rd पेपर का, तो आप देख सकते हैं पहला भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। अब इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लान या फिर अभी हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा जो एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए योजनाएं लाई गई है, या कोरोना काल में मंदी दूर करने के लिए योजनाएं लाई गई है, पैकेज जारी किए गए हैं, चाहे वो बेल आउट पैकेज हो, चाहे वो स्टिमुलस पैकेज हो, उनमें क्या अंतर होता है, कैसे मंदी को दूर करने के लिए योजनाएं बनाई जाती है, ये सारी बातें आपको पूछी जाएगी। राजकोषीय नीति क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे यानी बेरोजगारी, महंगाई, मंदी, ये सब पूछेंगे। समावेशी विकास और उससे संबंधित मुद्दे। भारत ने तेजी से विकास किया आजादी के बाद, लेकिन कुछ लोगों का ज्यादा विकास हुआ, कुछ का कम हुआ और कुछ का लगभग बिल्कुल नहीं हुआ। आरक्षण के माध्यम से, भारतीय संविधान के माध्यम से कुछ बेसिक राइट्स और कुछ कानून बनाकर कई सारी समस्याओं से निपटने की कोशिश की गई, लेकिन कहते हैं ना, हर चीज के लूप होल होते हैं और कई बार कोशिश करने के बाद भी कुछ कमियां रह जाती है। तो समावेशी विकास के लिए, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्तर पर हो, बहुत सारे प्रयास सरकार के द्वारा किए गए, फिर भी कुछ लोग पीछे रह गए और वो एक समतावादी समाज के निर्माण में सामूहिक रूप से भागीदार नहीं बन पाए। तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सरकारी बजट। बजट क्यों पेश किया जाता है, अंतरिम बजट और बजट में क्या अंतर होता है, आम बजट और रेलवे बजट को क्यों अलग किया गया था, फिर वापस क्यों एक किया गया, बजट कितने प्रकार के होते हैं, बजट की क्या भूमिका होती है, बजट के क्या उद्देश्य होते हैं, बजट इस बार जो लेटेस्ट आया वो पिछले बार की तुलना में कैसे अलग था। तो इस तरह के कई प्रश्न बजट से संबंधित है जो पूछे जाते हैं। बजट का इतिहास भी पूछा जा सकता है, बजट का भविष्य भी पूछा जा सकता है, बजट से वर्तमान में क्या नई जो प्रगति है वो हो सकती है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको पता करना पड़ेगा। और बजट से संबंधित जो घाटे होते हैं, राजकोषीय घाटे, मौद्रिक घाटे, बजटीय घाटे, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, ये सब भी पूछे जाते हैं। इनके बारे में, घाटों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये ज्योग्राफी में भी आता है और इकोनॉमी में भी हम पढ़ते ही हैं। तो मुख्य फसलें, फसलों के बारे में पूछेगा, फसलों के पैटर्न के बारे में पूछेगा, सिंचाई की सुविधाओं के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, स्टोरेज के बारे में, किसानों को दी जाने वाली ई प्रौद्योगिकी या फिर सब्सिडी के बारे में पूछेगा, सिंचाई की कितनी प्रणाली भारत में फेमस है, प्राचीन सिंचाई प्रणाली वर्तमान सिंचाई प्रणाली से किस प्रकार से अलग थी, भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या समस्याएं हैं, भारत की किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्या कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा किसानों के लिए और एग्रीकल्चर के लिए लाई गई है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, मिश्रित फसल किसे कहते हैं, हरित क्रांति में क्या कमियां रह गई थी जिसे हाल ही में सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन या एवर ग्रीन रिवोल्यूशन के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया। जितनी सारी हरित क्रांतियां हुई हैं, चाहे वो श्वेत क्रांति के रूप में हो, चाहे वो येलो रिवोल्यूशन के रूप में हो, उसका क्या भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव पड़ा है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, उसको दूर करने में मनरेगा कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही एक अपना पीडीएस सिस्टम है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और आप लोगों को पता होगा कि पीडीएस या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस यानी एमएसपी के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो आपको यह भी पता करना है एमएसपी किसे कहते हैं, एमएसपी के विभिन्न टर्मिनोलॉजी क्या है, और ये जो पीडीएस सिस्टम है उसके माध्यम से बफर स्टॉक को एकत्रित करते हुए सरकार किस प्रकार से देश के गरीबों तक 5.5 लाख राशन की दुकानों के माध्यम से सस्ते में अनाज की व्यवस्था करती है। अब ये पीडीएस सिस्टम ही है जिसके माध्यम से सरकार देश के किसानों को उचित मूल्य उनकी फसल का प्रदान करते हुए देश के गरीबों तक खाना पहुंचाती है, ताकि फूड सिक्योरिटी को मैनेज किया जा सके और कोई भूखमरी से ना मरे, कोई स्टारवेशन से ना मरे। पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र के बारे में भी यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी भारत में कुछ राज्य पशुओं और उनके पालन से संबंधित अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ राज्य अच्छा काम नहीं कर रहे हैं।
पशु और कृषि का क्या संबंध पहले था और वर्तमान में कैसे मशीनीकरण के बाद मिश्रित कृषि में पशुपालन का योगदान कम होता जा रहा है। भारत में एग्रीकल्चर लैंड की क्या समस्या है, भूमि भूमि सुधार आंदोलन की क्या समस्या है, क्या उपलब्धियां हैं, क्या नया किया जा सकता है, असफल क्यों हो गया और कहीं कहीं सफल हुआ तो उसके पीछे क्या कारण था, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा कि कैसे ये मूल्य वर्धन को महत्व देता है, कैसे जीडीपी ग्रोथ करता है, कैसे किसानों को एक्स्ट्रा बेनिफिट पहुंचाता है और आपूर्ति श्रृंखला जो भारत में है, खास करके सप्लाई चेन से रिलेटेड एग्रीकल्चर से, उसमें क्या समस्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट सिलेबस का आपका हिस्सा है उदारीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो आपको एलपीजी पॉलिसी डेफिनेटली पढ़नी पड़ेगी, जो 24 जुलाई 1991 में मनमोहन सिंह जी के द्वारा पेश की गई थी भारतीय संसद में बजट पेश करते समय। और एलपीजी पॉलिसी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। इसके क्या अर्थव्यवस्था पर, समाज पर, संस्कृति और लोगों पर प्रभाव पड़े, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़े, एलपीजी पॉलिसी क्यों लाई गई थी, क्या एलपीजी पॉलिसी के बाद ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का ग्लोबलाइजेशन हुआ या फिर पहले राजीव गांधी के काल से ऐसा होता जा रहा था। वीपी नरसिम्हा राव जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जब 1991 में हम एलपीजी पॉलिसी लेके आए प्लान हॉलीडे के अंतर्गत, तो उस समय उनका क्या योगदान था। किस प्रकार से राजीव गांधी का आगे बढ़ने का मॉडल वीपी नरसिम्हा राव से अलग था और किस प्रकार से वीपी नरसिम्हा राव का आगे बढ़ने का मॉडल मनमोहन सिंह जी का मॉडल वर्तमान में मोदी सरकार के मॉडल से अलग है। किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन जो है वर्तमान में कोरोना काल में अलग तरीके से सामने आया है और किस प्रकार से वर्तमान समय में जो ग्लोबलाइजेशन का दौर था वो कोरोना या लॉकडाउन की वजह से सिकुड़ गया है और अब राष्ट्रवाद हावी होता जा रहा है, घरेलू मांग पर जोर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको डील करनी पड़ेगी और औद्योगिक विकास कैसे भारत में हुआ, कौन कौन से औद्योगिक सेक्टर है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, उसमें क्या समस्याएं हैं, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बुनियादी ढांचा। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत में हमेशा समस्या रही है, चाहे वो बंदरगाहों से रिलेटेड हो, चाहे वो सड़क परिवहन या एयरपोर्ट या फिर एनर्जी और रेलवे से संबंधित हो। अब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं हिंदुस्तान में, जैसे कि रेलवे और बांध इत्यादि, जो अंग्रेजों के द्वारा अपने मतलब के लिए शुरू किए गए थे या डेवलप किए गए थे। अब आपको ये देखना पड़ेगा अंग्रेजों के जाने के बाद हमने रेलवे किस तरह से डेवलप किया है, उसके क्या क्या इन्वेस्टमेंट मॉडल रहे हैं, चाहे वो महालनोबिस मॉडल हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का मॉडल हो, चाहे वो हैरोल्ड डोमर मॉडल हो। आपको ये इन्वेस्टमेंट मॉडल समझने पड़ेंगे। बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर बीओटी का मॉडल क्या होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल क्या होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था आजादी के बाद, उसके पीछे क्या कारण है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं होता है तो समाज में क्या क्या असमानताएं देखी जाती है, क्या क्या विरोधाभास देखे जाते हैं, ये देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, ये देखा जाएगा। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसमें जो ज्यादातर प्रश्न आपके आते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, वो करंट अफेयर से जोड़कर पूछता है। हालांकि आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए ताकि उन करंट अफेयर को समझने में आपको हेल्प मिल सके। जैसे अभी कोरोना के टीके की जो खोज हो रही है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो नए नए सुधार और नवाचार हो रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक दो बार ऐसे प्रश्न पूछा गया कि प्राचीन भारत में विज्ञान काफी डेवलप था, उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। सुश्रुत, चरक, आर्यभट्ट, वारामिहिर इत्यादि के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। वर्तमान समय में कौन कौन से भारतीय वैज्ञानिक कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां देखनी है, चाहे वो पुराने भारतीय हो चाहे नवीन भारतीय हो। सूचना प्रौद्योगिकी, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित विषय, इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है, कितने प्रकार का होता है, उसको दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है। दिल्ली में पराली जलाने की समस्या को लेकर काफी लोग उग्र हो जाते हैं। उसके अलावा पटाखों का जो विज्ञान है वो भी लोगों के दिमाग में हावी रहता है। एक धर्म है जो मानना चाहता है कि भाई पटाखे जलाए जाने चाहिए, वहीं कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि पटाखों से अस्थमा होता है।
कोरोना तेजी से फैलने का डर है और पर्यावरण को नुकसान होता है, और रामायण काल में पटाखे नहीं हुआ करते थे, तभी जलाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको बैलेंस बना के आंसर लिखना पड़ेगा कि भाई एक जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले जो खेती होती थी ट्रेडिशनली रूप से वो अच्छी थी, उसके बाद में ऑर्गेनिक खेती को छोड़कर हम धीरे धीरे किस तरफ गए, तो ज़्यादा उत्पादन की प्रक्रिया में हरित क्रांति के दौर में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की तरफ गए, और बाद में हमें पता चला कि इससे नुकसान होते हैं, तो वापस हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ गए। तो हमने पहले अच्छी चीजें अपनाई थी, फिर बुरी चीजें अपनाई जिसने प्रकृति का नुकसान किया, फिर वापस हमने अच्छी चीजें अपनाना शुरू कर दिया प्रकृति को प्रिजर्व करने के चक्कर में। उसी प्रकार से अगर पटाखे पहले नहीं हुआ करते थे, वर्तमान में हम पटाखे जला रहे हैं, तो हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा कि पटाखे इस तरह से बनाए जाए जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए। एक टाइमिंग सेट कर दिया जाए कि भाई इससे इतनी बजे से इतने बजे के बीच में पटाखे छोड़े जाएंगे, इतने डेसिबल से ज्यादा के पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे, एक बैलेंस किया जाए। और पटाखों के साथ साथ जो न्यू ईयर्स पर पटाखे छोड़े जाते हैं उनको भी बैलेंस किया जाए, जो उस समय मोमबत्तियां जलाई जाती है उनको भी बैलेंस किया जाए, या फिर जो मुहर्रम के दिन बकरीद मनाई जाती है उसको भी बैलेंस किया जाए। इस प्रकार से आपका आंसर ऐसा होना चाहिए जो न तो हिंदू का पक्ष ले न मुसलमान का पक्ष ले, एक बैलेंस बना के रखना है, मानवता को ध्यान में रखना है, प्रकृति को ध्यान में रखना है, देश के संविधान को ध्यान में रखना है, तो कोई दिक्कत आपके आंसर में नहीं होगी। नेक्स्ट, आपदा और आपदा प्रबंधन की अगर हम बात करें तो नेचुरल डिजास्टर्स में आपको ज्योग्राफी से पूरा जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। भूकंप कब आते हैं, किन एरियाज में आते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, भारत में उसके लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, और अगर आ जाए तो तुरंत अपने घर में हम क्या आपातकालीन व्यवस्था कर सकते हैं। और विकास और उग्रवाद के बीच फैलते संबंध को आपको बताना पड़ेगा। इंटरनल सिक्योरिटी का पोर्शन है ये, कि जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं वैसे वैसे कई लोग और समाज और क्षेत्र पीछे छूटते जा रहे हैं, उसमें आक्रोश पैदा हो रहा है, और वो आक्रोश कई बार उग्र रूप में दिखाई देता है। तो आपको देखना पड़ेगा सरकार उसके लिए क्या कर रही है, नक्सलवाद के लिए क्या कर रही है, आतंकवाद के लिए क्या कर रही है, साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या कर रही है, और सोशल मीडिया साइट चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, उस पर किस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी को दत्ता बताते हुए लोग अश्लील मैसेज भेज रहे हैं, अश्लील वीडियोज प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उसकी क्या चुनौतियां हैं, भारत में और इंटरनेशनल लेवल पर साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कानून बने हुए हैं। पेड एड क्या होता है, पैसे देकर ऐड करवाना, और इसका अर्थ होता है कि आप या तो सामने वाले को नीचा बताएंगे या अपने आप को ऊंचा बताएंगे, किसी भी तरह से ऐसे फैक्ट पेश करना, जनता को गुमराह करना, ये पेड एड के अंदर आता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की क्या चुनौतियां हैं, जिन जिन राज्यों की सीमाएं इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे देशों के साथ लगती है, वहां पर आपको देखना पड़ेगा आतंकवाद के बीच और सीमाओं के बीच संगठित अपराध असंगठित अपराध में क्या अंतर है। विभिन्न सुरक्षा बल चाहे वो सीबीआई हो, रॉ हो, आईडी हो, आईबी हो, इनके क्या मैंडेट हैं, क्या काम करते हैं, कब स्थापित किया गया था, पुलिस में और पैरामिलिट्री फोर्सेज में क्या अंतर होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में और आर्मी में क्या अंतर होता है, इमरजेंसी में और आपका जो मार्शल लॉ है उसमें क्या अंतर होता है, कब लगाए जाते हैं, 144 क्या कहता है, सिक्योरिटीज कितने प्रकार की होती है, जेट सिक्योरिटी क्या होती है, वाई सिक्योरिटी क्या होती है, ये सब चीजें आपको पढ़नी और समझनी पड़ेगी और इनके बीच के अंतर को जानना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने आपको बताया था पिछले 2 पेपर में, फर्स्ट और सेकंड में भी, कि 2013 से लेकर अगर हम 16 यानी 14, 15 और 16 इन 4 सालों के पेपर का विश्लेषण करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कहां से कितने प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन, विकास और रोजगार के मुद्दे की, तो 2013 में यहां से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। फिर 14 में यहां से 12.5 अंक का एक प्रश्न पूछा गया। फिर 2015 में लगभग 38 अंक के 3 प्रश्न पूछे गए और 16 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। यानी यूपीएससी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इज अ अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कौन सा प्रश्न कब, कहां, कैसे, कितनी मात्रा में पूछ लेगा। लेकिन आपको यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसके पूछने के पीछे एक कारण जरूर होता है। करंट अफेयर में वो मुद्दा हॉट रहा होगा तब वो जरूर उसको जोड़ के पूछ लेता है। तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। बस जिनसे बार बार प्रश्न आ रहा है, ज्यादा अंकों का प्रश्न आ रहा है, उस टॉपिक को पहले कीजिए। नेक्स्ट, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास जो नारा है वो समावेशी विकास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष सभी समान है। 15 कहता है धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है अवसर की समानता। तो भाई सबको आगे बढ़ने का समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गोरा, काला, राजस्थान का, बिहार का, छत्तीसगढ़ का, तमिलनाडु का,
अमीर गरीब, महिला पुरुष, बच्चा बुजुर्ग, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, वही समावेशी विकास है। बजट की बात करें तो बजट में हर 1-2 साल के बाद 15-20 नंबर के प्रश्न पूछ रहे हैं, आप देख सकते हैं। फसलें, परिवहन, सिंचाई इत्यादि के संबंध में हर साल 25 नंबर का प्रश्न पूछा गया। डेफिनेटली 2 प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। 13 में नहीं पूछा गया है, लेकिन 2014, 15 और 16 में जो यूपीएससी का मेंस हुआ था उसके इस थर्ड पेपर में 25 नंबर का प्रश्न हमेशा एग्रीकल्चर और उससे संबंधित ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ई प्रौद्योगिकी, सिंचाई और उससे संबंधित बाधाओं से पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है कि पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानें, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, सब्सिडीज, यहां से लगभग हर साल 12-15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। सिर्फ 2014 को छोड़कर 4 साल में 3 बार यहां से प्रश्न हमेशा आए हैं। एक साल छोड़कर एक साल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री पे पूछा जाता है। एक बार एनिमल हस्बेंड्री पे पूछेगा, हो सकता है 1-2 साल के बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे पूछ ले। वो डिपेंड करता है कि करंट में क्या मुद्दा ज्यादा चल रहा है। अगर वर्तमान में आप देखें तो पशुपालन का भी मुद्दा ज्यादा हॉट टॉपिक नहीं है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला मुद्दा जो है वो काफी हॉट टॉपिक अभी चल रहा है कोरोना और लॉकडाउन के काल में। यहां से प्रश्न आ सकता है। भारत में भूमि सुधार की अगर बात करें तो भूमि सुधार के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि हर साल लगभग 12-13 नंबर का प्रश्न, एक प्रश्न हमेशा पूछा गया है। तो आपको भूमि सुधार का अपना पर्सनल नोट्स बना लेना है, 15-20 पेज का, 2-3 किताबें, 2-3 वीडियो लेक्चर वगैरह देख के अच्छे से, बस हो गया काम खत्म। उदारीकरण के बारे में भी लगभग हर साल 12-15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से करना है। अब यहां से आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट मॉडल से हमेशा प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं, किसी भी साल को छोड़ा नहीं गया है और लगभग आप कह सकते हैं 15 नंबर के प्रश्न दोनों से हर साल पूछे जाते हैं। तो इसको तो किसी भी हालत में आपको इन्वेस्टमेंट मॉडल और बुनियादी ढांचे को कर लेना अच्छे से। अगर अंक की बात करें तो हर साल प्योर इकोनॉमिक्स से 120 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इस थर्ड पेपर में। सेकंड पेपर को मिला लें तो 120 से 150-60 नंबर तक हो जाएंगे। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि हर साल लगभग 33 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, खास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष, रोबोटिक्स इत्यादि से संबंधित। उसके अलावा भारतीयों की क्या उपलब्धियां रही, उसमें से भी 12-13 नंबर का प्रश्न हर साल पूछा गया लगभग। एनवायरमेंट की बात करें तो हर साल 15 नंबर का प्रश्न यहां से पूछा गया है। आपदा की बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो यहां से भी हर साल 15 प्रश्न पूछा गया है। यानी 2013 से जब से मेंस में 4 पेपर जीएस के लाए गए तब से आप देख सकते हैं कि एनवायरमेंट, इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट में से हर साल एक एक प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी यूपीएससी सबको टच करते हुए चल रहा है, किसी को लगभग छोड़ नहीं रहा है। तो आपको भी कुछ छोड़ना नहीं है, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना चाहिए। अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो एक साल छोड़कर एक साल विकास और उग्रवाद के बीच संबंध के बारे में प्रश्न पूछा गया है 12.5-10 अंकों का। उसके अलावा लगभग 25 अंकों का, 20 अंकों का प्रश्न साइबर सिक्योरिटी, ब्लैक मनी इत्यादि के ऊपर पूछा गया है। उसके बाद संगठित अपराध, असंगठित अपराध, आतंकवाद के ऊपर कभी कभी 50 अंक का प्रश्न पूछा गया है जैसे 2014 में, और कभी कभी 2015 में फिर बिल्कुल नहीं पूछा गया है। फिर वापस 2016 में 40 अंक का प्रश्न पूछा गया है। तो देखा जाता है कि उस समय क्या चर्चा में है तो उसके बारे में भी प्रश्न आ जाता है। तो 30 नंबर के प्रश्न यहां से हर साल लगभग पूछे गए। सुरक्षा बल, जैसे मैंने कहा था, आर्मी हो गया, सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया, 3-4 साल में एक बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपके पास टाइम है, समय है, तो जरूर इसको भी कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी और यहाँ से प्रश्न आ जाए तो बहुत इजी रहता है, आप आसानी से यहाँ से प्रश्न कर सकेंगे, ज्यादा टेक्निकल नहीं होता है। तो 50-60 अंकों का, 50 अंकों का मिनिमम प्रश्न इंटरनल सिक्योरिटी से पूछा जाता है थर्ड पेपर में, ये आपने देखा होगा। टोटल हो गए 250। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि 2016 का जो पेपर हुआ था, थर्ड पेपर, खास करके यूपीएससी का मेंस का, उसको अगर हम एनालाइज करें तो हम ये देखना चाहेंगे कि 20 प्रश्न जो पूछे गए थे थर्ड पेपर में वो क्या है और कैसे है। 12.5 अंकों के 20 प्रश्न लगभग हर पेपर में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न अगर देखें तो वो ये है कि अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे कम हुए, किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन हुआ, क्रॉनिक कैपिटलिज्म फैला
और ग्लोबलाइजेशन के दौर में नई नई बाहर से मल्टीनेशनल कंपनियां आई, ऐसी कंपनियां जिसका व्यापार एक से अधिक देशों में होता है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो वॉलमार्ट हो, चाहे वो और कोई दूसरी प्रकार की मैकडोनाल्ड्स या और कोई दूसरी कंपनी हो। इनके आने के बाद हमारे देश में मशीनों का ज्यादा उपयोग हुआ, एक जगह पर उद्योग धंधे केंद्रित हो गए और हमारे देश का पैसा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं कहीं बाहर जाने लगा। हमारे देश के कच्चे माल का उपयोग करने के लिए हालांकि सरकार ने प्रावधान किया है कि 30% जो एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, वो हमारे देश के गांवों से सामान खरीदेगा, लेकिन फिर भी कुछ तो प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, शहरी अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। क्योंकि जब बड़े बड़े मॉल खुल जाएंगे तो छोटी दुकानों से इतना सामान नहीं बिकेगा, और जो महंगी महंगे सामान एप्पल के, नाइकी के, प्यूमा के, रिबॉक के जूते और मोबाइल वगैरह बिकेंगे, वो पैसा आपके देश में पूरा पूरा नहीं रहेगा, वो पैसा बाहर चला जाएगा। हालांकि रोजगार जनरेट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, ये सब आपको देख के इसकी हानियां उजागर करनी है, लेकिन बैलेंस बनाए रखते हुए। 12.5 अंकों का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है दूसरा, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। महिलाएं, किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैंने कल परसों पढ़ा था कि अगर महिलाएं जिन्हें भारत में प्राचीन काल से घर के अंदर रखा गया है, अगर वो अपने हिसाब किताब के लिए मांग करने लगेगी तो पूरी मानवता मौन हो जाएगी। यानी महिलाओं को घर में रखा गया और काम करवाया गया, पुरुष बाहर जाके काम करके लेके आता था पैसा। अब पुरुष पितृसत्तात्मक परिवार में कन्वर्ट होता चला गया और महिलाएं जो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक परिवार को भोग रही थी, वो आगे चलकर चाहे वो पर्दा प्रथा हो, चाहे वो आपका बुर्का प्रथा हो, चाहे वो आपका सती प्रथा हो, चाहे वो आपका बहु विवाह हो, चाहे आपका और कोई किसी तरह का घूंघट प्रथा हो, उसकी शिकार होती चली गई। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि महिलाओं के लिए जेंडर बस्टिंग क्यों अनिवार्य है, जेंडर बस्टिंग किसे कहते हैं, और भारत में कितनी बार कैसे जेंडर बस्टिंग की गई और उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े हैं और क्या आवश्यकता है। जेंडर बस्टिंग मतलब महिलाओं के लिए अलग से बजट घोषित कर देना। तीसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री जन धन योजना। बैंक रहितों को संस्थागत वित्तीय, संस्थागत मतलब बाहर सेठ, साहूकार, बनिए इत्यादि के चक्कर में ऊंची ब्याज दर पर न फंसे व्यक्ति और गांव के गरीब किसान मजदूर को सस्ते में संस्थागत मतलब बैंकों से, पीएनबी, एसबीआई इत्यादि से लोन मिल जाए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जीरो बजट का जो खाता खोला गया है, 5,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा इसमें दी गई है, क्या इससे वित्तीय समावेशन होगा, ये प्रश्न पूछा गया। तर्क प्रस्तुत कीजिए। वित्तीय समावेशन क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है यह आपको पता होना चाहिए। संस्थागत बैंकिंग किसे कहते हैं यह आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद आप तीनों को मिलाकर तर्क प्रस्तुत कर दीजिए बस। चौथा, स्मार्ट शहरों से क्या तात्पर्य है, स्मार्ट सिटीज क्या तात्पर्य है। अब कई बार लोग ऐसे हैं कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे, तो अगर वहां से शुरू करेंगे तो 200 शब्दों में 12.5 अंक का प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। आपको वहां से शुरू नहीं करना है, भले ही एक लाइन में सिंधु घाटी सभ्यता का एक शब्द आ सकता है स्टार्टिंग में भूमिका बनाते हुए, वो चल जाएगा। तो स्मार्ट शहरों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसकी स्कीम जो भारत सरकार लेके आई थी उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रामीण स्मार्ट सिटी, ग्रामीण गांवों को शहर बनाना, गांवों को स्मार्ट बनाना, शहरों को स्मार्ट बनाना किस प्रकार से संभव हो पाएगा, ये तभी आप बता पाएंगे जब आपको गांवों और शहरों की समस्याएं पता हो। तो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, तो शहरों में जैसे एजुकेशन महंगा है, हेल्थ महंगा है, रहने को रेंट पे अगर मकान लिया जाए तो वो महंगा है, रोजगार आसानी से नहीं मिलते, मिल गए तो कभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भारत की 90% जनसंख्या काम करती है, छूट जाता है। शहरों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, तो गांव औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाती है, तो गांवों में आप देखेंगे तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। तो इससे बीच में आपको बैलेंस बना के कई चीजें लिखनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं 5वां प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्यारे बच्चों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हमारे देश में जो बाहरी दूसरे देश से पैसा इन्वेस्ट होता है, दूसरे देश से हमारे देश में पैसा लगाया जाता है, उसे एफडीआई कहते हैं। यानी जब कोई दूसरा देश, वहां की कंपनी या व्यक्ति हमारे देश के उत्पादन में डायरेक्टली हिस्सेदारी करता है और यहाँ पे पैसा लगाता है, एफडीआई कहते हैं। एफडीआई दो प्रकार का होता है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि बाहर से कोई कंपनी या व्यक्ति आकर, ऑर्गेनाइजेशन आकर हमारे देश में एकदम नई कंपनी खोल दे, उसे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। 100% पैसा उसी का लगा होगा। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है पहले से हमारे देश में मौजूद किसी कंपनी में पैसा लगाकर उसका विस्तार करना, इसे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे भारत में रिलायंस है और उसी की तरह दूसरी कंपनी आके कोई पूरी खोल दे,
ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन बाहर से आकर कोई दूसरी कंपनी ने खोले, रिलायंस के अंदर ही 2 करोड़ 10 करोड़ 2,000 3,000 करोड़ लगा के अपना शेयर ले ले और उसमें अपनी पार्टनरशिप कर दे, ये ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। कहने का मतलब ये है। अब ये पूछ रहा है कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और एफडीआई के अंदर क्या अंतर होता है। तो आपको हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और एफडीआई के बीच अंतर के लिए दोनों को समझना जरूरी है। और एफडीआई कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में आपके सुझाव आने चाहिए, जो किसी कमेटी के हो तो ज्यादा बढ़िया है, सरकारी योजना के हो तो ज्यादा बढ़िया है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियां जिसमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है, इस पर टिप्पणी कीजिए। अब हमारे यहाँ जो जनशक्ति है, वो जनसंख्या जो खास करके युवा है, वो जनगणना के लाभांश में नहीं है। यानी उसके पास आप कह सकते हैं कि युवा तो है लेकिन विवेक नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है। तो एक प्रकार से जो डिविडेंड बनना था वो डिजास्टर बनता जा रहा है। तो आपको समावेशी विकास के अंदर युवाओं को शामिल करते हुए देश के अंदर जो युवा जनशक्ति है उसका कैसे अच्छे से उपयोग किया जाए, वो किन समस्याओं का सामना कर रही है, इसके बारे में यहाँ आपको बताना पड़ेगा। और किस प्रकार से ये बेकार जनशक्ति, हमारी एनर्जी जो है वो गलत जगह पे इन्वेस्ट हो रही है, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे नेटफ्लिक्स पे हो। इसके बारे में भी हल्के से चर्चा करके उसके लिए सरकार क्या कर रही है या क्या कर सकती है, इसके बारे में प्रकाश डालना है। प्रश्न नंबर 7, जल उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं। जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी भारत में पानी की कमी है, आपको पता ही होगा। राजस्थान का 60% एरिया सूखाग्रस्त है, तो बिहार में कोसी नदी को बिहार का शौक कहते हैं, बंगाल में दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ बहुत पानी है, एक तरफ बिल्कुल पानी नहीं है। जहां पानी आता है बिहार और बंगाल, वहां भी गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, जबकि बाढ़ वाला एरिया है, यानी सिंचाई के लिए भी पानी नहीं है, और है तो इतना ज्यादा पानी है कि फसल बर्बाद हो रही है। और राजस्थान में सूखा पड़ रहा है, पानी वहां है ही नहीं, नदियां हैं ही नहीं। अब भारत में जहां हिमालयी नदियां 12 मासी हैं, वहीं साउथ इंडिया की जो नदियां हैं वो 3-4 महीने नहीं बह पाती, क्योंकि वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से निकल कर आती है। तो अब सिंचाई की एक विकट समस्या आ गई है। पुराने जमाने में जो हमारे नदी नाले होते थे उसके द्वारा सिंचाई की जाती थी, जो कुएं हैं, तालाब हैं, उसमें सिंचाई की बेहतर व्यवस्था थी। लेकिन जैसे जैसे एंक्रोचमेंट होता गया, शहरीकरण होता गया, और वैसे वैसे ये कंक्रीट के जंगल डेवलप होते गए, हमने जंगलों पर कब्जा कर लिया, तालाब के अंदर खेती करने लग गए, फिर मकान बनाने लग गए, कुएं हैं उनको खत्म कर दिया, उसकी जगह पे हमने सड़कें बना दी। तो वो जो सिंचाई की पुरानी पद्धतियां थी उसमें गड़बड़ी हुई। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी कम बरसने लगा, डिफॉरेस्ट्रेशन हो गया, जंगल काट लिए हम लोगों ने विकास के नाम पर, और वो विनाश कहलाया एक्चुअल में देखा जाए तो। और सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत जो सिंचाई की नवीन पद्धतियां इजराइल के द्वारा डेवलप की गई, उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा बताना पड़ेगा। जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति हो गया, जिससे पेड़ों की जड़ों में सीधे पानी पहुंचाया जाता है, खास करके हॉर्टिकल्चर बागवानी फसलों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया। स्प्रिंकलर इरिगेशन का मतलब होता है फव्वारा सिंचाई, आपने गार्डन वगैरह में देखा होगा। तो इस सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद पूछा जा रहा है कि एलिलोपैथी क्या है, सिंचाई कृषि क्षेत्र की फसल पद्धतियों में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में बताना है। एलिलोपैथी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सिंचाई पद्धतियां क्या है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधार की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए। पहले ही मैं बता चुका हूं, 12.5 अंक का है। भूमि सुधार कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या कमियां रही। प्रश्न नंबर 10, भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनजर फसल बीमा की आवश्यकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट द एग्रीकल्चर, यानी भारत में सब कुछ इंतजार कर सकता है, कृषि नहीं। यानी सिंचाई चाहिए, मतलब चाहिए। और भारत में अभी भी 47% लोग ऐसे हैं, कृषक ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर छोड़ना चाहते हैं, अगर उनको दूसरा काम मिल जाए तो। भारत में इसीलिए हमेशा से पशुपालन को बीमा के रूप में अपनाया गया। एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया नॉन एज द स्पेकुलेशन ऑफ मॉनसून। भारत में कृषि को मॉनसून का जुआ कहा जाता है, और उस जुए को जीतने के लिए पहले हमारे पूर्वज एग्रीकल्चर के साथ क्या करते थे, पशुपालन करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे मशीनीकरण होने लगा, पशुओं की भूमिका कम होने लगी, तो अब अगर अकाल आ जाता है
या फिर बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, टिड्डी का हमला हो जाता है, तो किसानों के पास पशु तो रहे नहीं जहां से वो अपना बैलेंस कर ले जीवन को। अब इसलिए सरकार को आगे आकर बीमा देना पड़ रहा है। तो सरकार जो बीमा दे रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसकी क्या विशेषताएं हैं और क्यों उपयोगिता है, ये सब आपको विवेचित करना है। प्रश्न नंबर 11, देश में नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत के संदर्भ में वर्तमान स्थिति। नवीनीकरण, अनवीनीकरण, ये सब आपको पता होना चाहिए। एलईडी जो सरकार के द्वारा कार्यक्रमों योजनाओं में बांटी जा रही है, उससे कैसे नवीनीकरण ऊर्जा प्रमोट होगी, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप आंसर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 12, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा करनी, आजादी के बाद खास करके, और इस प्रौद्योगिकी का भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार से सहायता मिली है। जैसे किस प्रकार से हम लोग आधार कार्ड का उपयोग कर पा रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे हैं, मोबाइल का उपयोग कर पा रहे हैं, हम किस प्रकार से किसानों के लिए जो सूचनाएं हैं वो प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम चला है, उससे किसानों को, स्टूडेंट को क्या फायदा हुआ है सूचनाओं के प्रसारण में, ये सब आपको बताना है। आर्थिक सामाजिक विकास कैसे हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो दिया जा रहा है जनधन योजना के अंतर्गत, देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को गांवों में बिना करप्शन के, इसके पॉजिटिव इफेक्ट को आपको बताना है। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न, अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी 21वीं शताब्दी की प्रमुख प्रौद्योगिकी में से एक है। क्यों? अति सूक्ष्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत सरकार के मिशन की प्रमुख विशेषताओं तथा देश के विकास के प्रक्रम में, यानी नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है कि इसके क्या फायदे हैं, किसे कहते हैं, और भारत सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, कौन से मिशन लेके आई, और इसके क्या क्या क्षेत्र अन्य हैं और किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 14, बड़ी परियोजनाओं के नियोजन के समय मानव बस्तियों का पुनर्वास एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संघात है जिस पर सवेत विवाद होता रहा है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं, खास करके बांध की परियोजनाएं हो गई, 8 लेन हाईवे बनने वाली बात हो गई, तो इसमें प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। और इस बड़ी परियोजनाओं को लेकर हमेशा से, खास करके बांधों को लेकर विवाद रहा है कि पारिस्थितिक इम्बैलेंस हो जाती है। बहुत सारी खेती वाली जमीन, बहुत सारी जंगल की जमीन जो है वो पानी में डूब जाती है। इसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है और उसके उपायों को आपको बताना है। प्रश्न नंबर 15, कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ी है। बीकानेर में बाढ़ आई, फिर मुंबई में बाढ़ आती रहती है, पटना में बाढ़ आई थी अभी 2 साल पहले। तो शहरी क्षेत्रों में जो बाढ़ है उसके कारण बताने हैं। अब शहरों में नगर नियोजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, स्मार्ट सिटी नहीं है, प्लास्टिक की थैलियों का ज्यादा उपयोग होता है, कचरा प्रबंधन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इस बात के बारे में आपको बताना है। शहर जो है वो नदियों के किनारे बसे हुए थे और अब जो शहरों में जमीन कम होती जा रही है, एंक्रोचमेंट हो रहा है, नदी जो है जहां से शहर के आसपास से गुजर रही है वहां पे लोग प्रदूषित भी कर रहे हैं उसको, कचरा भी उसके अंदर डालते जा रहे हैं और नदी के एरिया में कब्जा भी करते जा रहे हैं, मकान बना रहे हैं। नदी कहाँ बहेगी? तो नदी आपके शहर में नहीं आई है, आप नदी के रास्ते में आए हैं, तो नदी सबको मिटाई देगी। तो इन चीजों के बारे में आपको बताना है। खैर, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDAM के सुझावों के संदर्भ में उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी, बादल फटा था, केदारनाथ वाली घटना, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। उन्होंने कैसे काम किया, उसकी स्थापना कब हुई, वो क्या कर सकती थी, कैसे उपाय किए, ये सब बातें। प्रश्न नंबर 17, उग्र अनुसरण और शल्यक प्रहार पदों का प्रयोग प्राय आतंकी हमलों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिए किया जाता है। यानी आपको कुल मिला के आतंकवाद के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसके खिलाफ जो हमारी आर्मी या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट या पैरामिलिट्री फोर्सेज करते हैं, कोबरा बटालियन करती है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे गोरिल्ला वार लड़ा जाता है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। प्रश्न नंबर 18, पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में उभरा है। प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग कैसे? तो आप कह सकते हैं कि अब कंपैरिजन होने लग गया है कि भाई हमारे देश में आतंकी घटनाएं कितनी हुई, विदेशों में कितनी हुई, कंपेयर कर लो। हमारे राजस्थान में कितनी हुई, बिहार में कितनी हुई, कंपेयर कर लो। यूपी में कितनी हुई, झारखंड में कितनी हुई, कंपेयर कर लो। एक तो देशों के आधार पर कंपेयर किया जा रहा है आतंकवादी घटनाओं को, एक क्षेत्र के आधार पर कंपेयर किया जा रहा है और एक पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर कंपेयर किया जा रहा है कि एनडीए के काल में कम हुई, यूपीए के काल में ज्यादा आतंकवादी घटनाएं होती थी। तो ये जो टेंडेंसी है इसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। प्रश्न नंबर 19, दुर्गम क्षेत्रों एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन कठिन कार्य, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी वाला प्रश्न है ये, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि हमारा पाकिस्तान के साथ नहीं बनता है
बांग्लादेश के साथ नहीं बनता है, नेपाल के साथ नई समस्या खड़ी हो गई है, तो जिन किन के साथ हमारी बाउंड्री मैच कर रही है भारत की, अगर उन देशों के साथ हमारा नहीं बनेगा तो आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं। और जब आप अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते तो आपको उन्हें दोस्त बनाना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं तो आप इतनी ज्यादा आर्मी फोर्सेस रखेंगे तो आपका फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझानी है, कैसे उसको बेहतर बनाया जाए, ताड़बंदी की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, उनके साथ कौन सी पॉलिसी अपनाई जाए, उनको कैसे अपने विश्वास में लिया जाए, डिप्लोमेसी कौन सी लाई जाए, कैसे दूसरे देशों का जो प्रभाव हमारे पड़ोसी देशों पर है उसको दूर किया जाए, ये सारी बातें। आखिरी प्रश्न 20, गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का विध्वंसकारी गतिविधियों हेतु प्रयोग सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। खतरे को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए। फेसबुक व्हाट्सएप पे आप देख ही रहे हैं, कॉपी पेस्ट का जमाना आ गया है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्वान कुछ न कुछ डालते रहते हैं और उसमें कई सारी चीजें फेक होती हैं, लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं उनको भी नहीं पता चलता कि किसको फॉरवर्ड करना है, किसको नहीं करना है। फेसबुक और व्हाट्सएप पे हर व्यक्ति विद्वान है, वहां पे समझने के लिए नहीं, सुनाने के लिए आता है, बताने के लिए आता है, कहने के लिए आता है। पेशेंस की कमी है और वहां पे लोग जजमेंटल है, इमोशनल है। जैसे जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट का भलाई के कार्यों में उपयोग होना चाहिए था, सूचनाओं ज्ञान के प्रसारण में उपयोग होना चाहिए था, आजकल उपयोग हो रहा है रूमर्स फैलाने में। इन सब चीजों के बारे में आपको बताना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये आपका थर्ड पेपर था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके लिए आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए टाटा मैकग्रा हिल की कोई बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो एनवायरमेंट इकोलॉजी है, शंकर आईएएस का बुक पढ़ सकते हैं। और इकोनॉमी को करंट अफेयर के साथ जोड़ते हुए रमेश सिंह या कोई भी दत्तम सुंदरम इत्यादि की कोई बुक पढ़ सकते हैं। एक दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी 10% डिस्काउंट के लिए त्रिवेदी 1 मेरा कोड यूज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी BL त्रिवेदी, अनअकैडमी BL त्रिवेदी, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। खम्मा गणी।